गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उर्दू का क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर, है ना। ये प्रैक्टिस पेपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना। डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो आज हम लोग उर्दू का, ये आपका 303 कोड है, ठीक है, यानी उर्दू बी है। अगर आप उर्दू बी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देखेंगे। अगर आप उर्दू ए के हैं तो आपका भी अपलोड किया गया है, आप अपना उर्दू ए का देखेंगे जिसका कोड होता है 003, ठीक है। तो आपका जो भी पेपर है आप उसे देखेंगे और उसको ही पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सबका मैं आपका सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये DOE की तरफ से आपके लिए आया है और इसके साथ इसकी जो मेन वेबसाइट की लिंक है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, जल्दी से जल्दी आपको सारे चैप्टर मिल जाए, है ना। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लास 10 का। आपको पता है टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहने वाली है और नंबर आपके 80 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है आपका पेपर 2-3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो पहला सेक्शन है जिसे हम अलिफ हिस्सा कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको लिखा है झेल दोनों दरसी इख्तिबास यानी शेरी और नसरी दोनों को गौर से पढ़ना है और दोनों के जवाब देने हैं, ठीक है। पहले होता था कि आपको ऑप्शन दिया जाता था कि या तो शेरी इख्तिबास कीजिए या आप दरसी इख्तिबास कीजिए, मतलब नसरी इख्तिबास कीजिए, लेकिन इस वक्त आपको दोनों करने हैं, ठीक है। शेरी भी करना है और नसरी भी करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना दरसी इख्तिबास। दरसी इख्तिबास का मतलब ही ये होता है कि जो आपकी किताब से लिया गया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप जैसे ही पढ़ते हैं तख्त नशीन होने पर रज़िया सुल्तान, है ना। तो अब यहाँ रज़िया की बात आ गई तो आपको पता चल गया कि भाई ये चैप्टर जो है कौन सा है, रज़िया सुल्तान वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। अब आपको करना ये है कि ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ लेना है। जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 5। पहला क्वेश्चन लिखा है दर्जजील इख्तिबास, ठीक है, जबकि यहाँ गलत लिखा है, दर्जे बाला होता है, ऊपर दिया हुआ है ना। इख्तिबास किस सबक से लिया गया है, तो आपको बताना है कि किस सबक से लिया गया है। तो आप बता देंगे भाई रज़िया सुल्तान से लिया गया है। अगला सवाल लिखा है तख्त नशीन होने के बाद रज़िया सुल्तान ने क्या अहद किया, यानी क्या अपने आप से वादा किया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए ही काम करूंगी, ठीक। तो बस यहाँ से यहाँ तक ही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान ने बादशाहों की तरह क्या पहना। तो अभी आपने पढ़ा है कि जब वो बादशाह बनी थी तो बादशाहों की तरह उसने भी वो सारे फौज का जो सामान होता है वो सब पहना था, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है उसने बादशाहों की तरह कबा और कलाह पहनी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगला सवाल पे चलिए। यहाँ लिखा है आवाम की खुशहाली के लिए रज़िया सुल्तान ने क्या काम किए, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए उसने क्या काम किए अवाम की खुशहाली के लिए। यहाँ देखिए आपका जवाब सामने ही लिखा हुआ है। अवाम की खुशहाली के लिए हर तरह से ख्याल रखा कि अवाम खुश रहे, उसका हर तरह से ख्याल रखा गया, है ना। क्या किया, तिजारत को फ़रोग दी, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाई, यही तो अवाम के लिए ज़रूरी है ना। हम आप जो अवाम है वो क्या चाहती है, यही सब चीज़ें चाहती है कि उसकी डे टू डे लाइफ जो है वो इजी हो, अच्छी हो, ठीक है, उसे सहूलियत का सारा सामान मुहैया हो। अब देखिए यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ये आपका लास्ट में ही लिखा हुआ होता है कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो देखिए ये लिखा है इसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। तो बहुत ईजी इख्तिबास आते हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला आपका इख्तिबास जो है, जो शेरी इख्तिबास है, इसमें देखिए यहाँ लिखा है खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे के सरहदों पे रूए तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जले के गैरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है ना, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो या हार का सोग जिंदगी मैयतों पे रोती है ना। तो अब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो ये नज़्म है ये आपकी ए शरीफ इंसानों है ना। तो अब अगर ये ए शरीफ इंसानों नज़्म है तो अब यहाँ बता सकते हैं पहला सवाल आपका क्या लिखा है कि ये जो दर्ज बाला शेरी हिस्सा है ये शायर किस शायर की तसनीफ़ है ना, शायरी की किस सिन्फ से लिया गया। तो आपको पता है ये नज़्म से लिया गया, ये नज़्म है। आपको पता है ना नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है। नज़्म जो होती है वो तसलसल के साथ चलती है, गज़ल अपने आप में एक एक शेर मुकम्मल होता है
है ना। नज़्म जो है वो लंबी होती है, उसका टाइटल होता है, गज़ल का कोई टाइटल नहीं होता है। ठीक, तो बहुत सारी फ़र्क है। अगर आप लोग पढ़ना चाहिए, इस पर अलग वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल लिखा है, रुए तामीर के ज़ख्म खाने से क्या मुराद है। ठीक है, नस्ल आदम से क्या मुराद है। ठीक है, क्या मानी ली गई हैं, या धरती की कोक बांझ कैसी होती है, इसका क्या मतलब है। फ़तेह का मुतज़ाद क्या होता है। ठीक है, फ़तेह मतलब जीत होता है, तो फ़तेह का तो क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। तो आप लिखेंगे शीन काफ, शीन ते शिकस्त। ठीक है, तो फतेह का शिकस्त हो जाएगा। बाकी देखिए ये पूरा चैप्टर जब मैंने आप लोग को पढ़ाया, ये सारे सवाल जवाब आप लोग को करवाए हैं, आप लोग करिए उसमें से देख के, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए अब ये आपके 2 गैर दरसी इक़्तिबास हैं, गैर दरसी जो आपने पहले नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए अहले वतन जानो वतन बनकर दिखाओ, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो, इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को भी इल्म मिला हो तो बना दो। ठीक है, हैवान को भी कभी इल्म मिला हो तो बता दो, है ना। हैवान किसे कहते हैं, जानवरों को। अब यहाँ से अगर शुरू से एक बार पढ़ ले, ए अहले वतन जानो वतन बनकर दिखा दो, यानी अहले वतन तुम जो अहले वतन हो, वतन में रहने वाले, है ना, तुम जानो वतन बन के दिखा दो। ठीक है, आगे कहते हैं तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो, यानी जो मिट्टी के टुकड़े हैं उनको भी तुम क्या बना सकते हो, मतलब जो बेकार चीज़ है, जो रायगा चीज़ है, उसको भी तुम काम की चीज़ बना सकते हो। ठीक है, इंसान क्या है, इंसान भी तो खाक के ज़र्रों से ही बना है, मिट्टी से ही तो बना है। ठीक है, इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, यानी इंसान वो है जिसके अंदर इल्म हो। ठीक है, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, यानी क्या कभी हैवान को इल्म मिला है, नहीं, जानवर कभी नहीं पढ़ते। ठीक है, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो, यानी अगर कोई अनपढ़ मिल जाए जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको भी पढ़ा दो। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम और कामिल, यानी खुद भी पढ़ो किस लिए, कि आप आलिम कामिल बनो, पढ़े लिखे बनो, काबिल बनो, है ना। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान है तुम्हारे, यानी अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो तुम क्या नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सकते। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, अगर तुम पढ़े लिखे हो, काबिल हो, तो एक जंगल जो बंजर है, जहाँ वहशत है, उसको भी गुलजार बना सकते हो, है ना, जहाँ खूबसूरती आ जाए। कांटों की जहालत को अलग काट के फेंको, है ना, यानी कांटों जो आपके कांटे हैं जहालत के, जाहिल लोग जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वही जाहिल हो, इंसान जहनी तौर पे भी जाहिल होता है ना। तो क्या लिखते हैं, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। ठीक है, यानी अब तुम क्या करो, जो जाहिल है, अपनी मीठी आवाज़, अपने जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है, जो आपके अंदर इल्म है ना, इल्म की रोशनी में आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहला क्या क्वेश्चन लिखा है, शायर ने किसके कांटों को काट कर फेंकने के लिए कहा है, तो किसके कांटों को कहा है, जाहिलियत के, तो इसका आंसर जाहिलियत हो गया, है ना। लफ्ज़ तजल्ली के क्या मायने, तजल्ली मतलब होता है रोशनी, नूर। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, किसके ज़रिए जंगल को भी गुलजार बना दिया जा सकता है, तो इल्म के ज़रिए बनाया जा सकता है गुलजार। ठीक है, अगर कोई अनपढ़ जाहिल जाए तो अच्छा मिल जाए होगा। ठीक है, अनपढ़ जाहिल मिल जाए तो शायर के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, उसको भी इल्म की रोशनी से माला माल कर देना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए अभी आप पढ़ के आए ना कि अगर कोई अनपढ़ जाहिल मिल जाए तो उसे भी पढ़ा दो, है ना, उसे भी इल्म की रोशनी से माला माल कर दो। आगे लिखा है, शायर ने इल्म की तजल्ली किस लिए ज़रूरी करार दिया है, तो किस लिए दिया है कि हर चीज़ के लिए इल्म ज़रूरी है, कोई एक चीज़ नहीं है ना, इल्म की तजल्ली हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि अगर इल्म होगा तो इंसान बनेगा, वरना तो फिर वो जानवर है, जानवर से भी बदतर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए दूसरा इक़्तिबास जो ये आपको दिया गया है, ठीक, इसमें क्या है, ये आपका नसरी इक़्तिबास है, तो अब आप इसे पढ़ेंगे और यहाँ दिए गए सारे सवाल के जवाब आप लोग खुद से देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और जवाब देके मुझे बताइए कि आपके कितने जवाब सही रहे। आगे देखिए आपका सेक्शन बी शुरू होता है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेहत और खेल कूद के उन्वान पर एक मजमून तहरीर कीजिए। देखिए मजमून मैंने अलग अलग अपलोड करे, काफ़ी सारे प्रिंसिपल से शादी के लिए जो आपको शिरकत में जाना है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, बड़े भाई की शादी है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस और आपके ऐसे बहुत मैंने अपलोड कर दिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, तरह तरह की मैंने एप्लीकेशंस दरख्वास्त डाली हैं, उन्हें आप पढ़िए ताकि आपका पेपर इजीली हो जाए, है ना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बोल रखा था पहले भी कि भाई
किसी न किसी शायर या अदीब की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखने को ज़रूर आएगा। तो यहाँ देखिए सैयद एहतिशाम हुसैन की हालात ज़िंदगी पर आया है। और अगर आप इस पर नहीं लिख सकते हैं तो इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं, जो उसकी अहमियत है, उसके ऊपर आपको रोशनी डालनी है। गर्ज के इन दोनों में से कोई एक सवाल करना है और वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब जो भी आपको आता है आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे ही यहाँ पे दूसरा दिया गया है, या तो साहिल लुधियानवी जी के ज़िंदगी पे आपको नोट लिखना है या फिर गालिब की शायरी के ऊपर आपको नोट लिखना है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों में से चाहे साहिल साहब को कर लीजिए या आप गालिब साहब को कर लीजिए, दोनों में से जो आप करना चाहें कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है और 5 मार्क्स का है ये। ठीक है, अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दर्ज झेल सवालों में जो भी आपको जवाब लगते हैं उनको सही को टिक करना है। ठीक है, अब किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ को क्या कहते हैं आपको पता है। इसकी 2 किस्में होती हैं, है ना। एक इसमें आम होती है और एक इसमें ख़ास होती है। इसमें आम को इसमें मार्फा का नकरा कहा जाता है, इसमें ख़ास को इसमें मार्फा कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ख़ास शख्स, ख़ास जगह की बात हो रही है। तो अब आप बताइए जल्दी से इसको क्या कहेंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। जूती का जमा क्या होगा, जल्दी से बताइए। जूती का जमा क्या होगा, जमा मतलब प्लूरल, तो क्या होगा, जूतियाँ। ठीक है, जल्दी जल्दी लगा लीजिए आप लोग निशान। एहसानात क्या वाहिद बताइए, यानी ये आपको प्लूरल दिया गया है, आपको बहुवचन दिया गया, आपको इसका सिमिलर बताना है, यानी कि एक वचन इसका आपको बताना है। तो एहसानात का क्या हो जाएगा, एहसान। ठीक है, आगे चलते हैं। दुश्मन का मुतज़ाद, देखिए मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ, मुतज़ाद लिखा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका तज़ाद लिखा हुआ हो, ठीक है, या आपका ज़िद लिखा हुआ हो, इन सब का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या मतलब होता है इन सब का, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है उल्टा। तो अगर यहाँ पे दुश्मन है तो दुश्मन का उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्त। ठीक है, इसी तरह से लफ्ज़ आराम का मुतरादिफ। अब मुतरादिफ का मतलब क्या होता है, सिनोनियम, है ना। सिनोनियम मतलब उसी जैसा, जो दिखने में तो अलग हो लेकिन मीनिंग उसका सेम हो। ठीक है, अब देखिए तो आराम का क्या हो जाएगा, आराम का हो जाएगा आपका ऐश। ठीक है, तकलीफ़ तो तकलीफ़ हो गया, है ना। तकल्लुफ़ तो तकलीफ़ का मतलब में हो गया। फ़तह मतलब जीत होता है। सुलह मतलब होता है किसी से सलाह कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है वो काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो उसे क्या कहा जाता है। तो फ़ेल हाल कहा जाता है जो अभी हो रहा है ना। आगे आ जाइए, झेल में से किस लफ्ज़ में लाहिक़े का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब लाहिक़े किसे कहा जाता है, जो पीछे लगे, है ना। साहब कहते हैं आगे लगने वाले को। अब देखिए यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं, बद ज़बान, तो ये देखिए आगे लगा है। ठीक है, खुश, यहाँ लिखा है खुशगवार। ठीक है, तो अब ये भी देखिए आगे लगा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बदकिस्मत, ये भी आगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़रूरतमंद। लाहिक़ा का लगता है पीछे, तो मंद, है ना। तो ये आंसर सही हो गया। इस तरह से आप ऑड इवन आउट भी कर सकते हैं, जो अलग लगे उसे हटा दीजिए। यहाँ लिखा है जिस जुमले के आखिर में, ठीक है, जिस जुमले के आखिर में निशान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब जिस जुमले के आखिर में ऐसे क्वेश्चन मार्क हो उसे क्या कहते हैं, सवालिया कहते हैं कि भाई सवालिया निशान है इस पे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल दिया गया, ये सेक्शन डी है आपका। इसमें लिखते हैं मंदजज़ीर मुहावरों को क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। टस से मस ना होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भेस बदलना, आगे आपका लिखा है खोपड़े में ना समाना। तो अब ये सारे, इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि यही मुहावरे आएँ, है ना। इसलिए आप लोग एक बार जाएं, ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, वहाँ पे आपको मुहावरे मैंने लिखाए हैं, तकरीबन 100 के करीब मुहावरे करवाए हैं आपको। तो आप उसको वहाँ से देखिए जाके, मुहावरे उनका जुमलों में इस्तेमाल सब मैंने करवा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल जवाब दे दिए गए। हिंदुस्तान की कबाई नस्लों के नाम क्या हैं, तो अब आप बताइए क्या नाम है। ये चैप्टर सारे मैंने करा रखे, इनके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। एक बार आप लोग जाएं, सरसरी तौर पर सारे चैप्टर्स करें, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स लिख के दिखाए हैं मैंने हर चैप्टर के। ठीक है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं जल्दी जल्दी, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप 1.5 की स्पीड में भी देखेंगे तो भी आप देख लेंगे। जो आपका चैप्टर है उसे एक बार सुनिए, चैप्टर के जो राइटर हैं, जो पोइट है, अदीब है, जो भी है, उनको देखिए, है ना। अगला सवाल देखिए, लिखा है
आग जला सकने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई, यानी जब इंसान ने आग जलाना सीख ली तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं। खुदा के नाम ख़त का खुलासा कीजिए। ठीक है, क्योंकि बेटा ये दो नंबर का है तो इसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आधे पेज में भी कर सकते हैं। ठीक है। सादत अली कैसा आदमी था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए, उर्दू कहाँ पैदा हुई और ये किस ज़बान से निकली। ये सारे चैप्टर आपके किस में हैं, बुक में है, प्लेलिस्ट जाके देखें, उर्दू जान पहचान क्लास 10th, तो उसमें आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो ये आप मुकम्मल कर सकते हैं मिसरे को। आगे देखिए लिखा है कदम बढ़ाओ दोस्तों, नज़्म के शायर का नाम बताइए। तो मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ, 1000 बार कह रही हूँ कि आप लोग चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर के नाम को याद रखिए, उसके अदीब शायर जो भी हैं उनको याद रखिए। राइट। आगे लिखा है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये शेर किसकी गज़ल का है बताइए। अब आपको फिर यहाँ देखिए शायर का नाम बताना है। ठीक है, अब देखिए अगला शेर, देखिए यहाँ लिखा है ये शेर किस गज़ल से लिया गया, सॉरी अगला दिया गया है नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर आपका जो प्रैक्टिस सेट था ये होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं। उन सब का रीज़न यही है बेटा कि आप लोग खुद से करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एग्ज़ाम से 1 आध दिन पहले आप लोगों के लिए डाउट क्लास ले लूँगी। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करें, फिर मैं आपके डाउट क्लास ले लूँगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी जो भी प्लेलिस्ट है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।